Jai Hind students, today we'll start a new chapter of geography, natural resources, natural vegetation and wildlife. In this chapter we will discuss about different types of vegetation and wildlife. So in many parts of the world, the physical environmental favors the growth of a large variety of plants. The plants which grow naturally are known as natural vegetation. पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एनवायरनमेंट फेवर करता है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को. हर जगह सेम प्लांट्स नहीं होते हैं. लाइक राजस्थान, बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, they are having mostly that cactus type plants. So the plant which grow naturally are known as natural vegetation, or you can say the plants which grow itself known as नेचुरल वेजिटेशन. जो प्लांट खुद ग्रो होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो क्या होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन. द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स. Nowadays, all types of plants, whether natural or modified, are included in natural vegetation. आजकल चाहे वो प्लांट्स मॉडिफाई किए गए हों ह्यूमन बींग्स के थ्रू या फिर नेचुरल हो, सब नेचुरल वेजिटेशन में ही इंक्लूड होता है. एंड वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ में आपके सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दोज हु आर लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट. Natural vegetation wildlife are found in the narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact. This zone is known as biosphere. जितने भी organisms हैं, चाहे वो plant से belong करते हो या फिर animal kingdom से, they interact with each other and they also interdependent on each other for their survival. वो एक दूसरे पे depend होते हैं अपने survival के लिए. The interaction between the organisms and their physical environment in a particular area is referred as an ecosystem. Natural vegetation and wildlife are very important and useful natural resources. ये दोनों ही बहुत ज़्यादा important natural resources हैं. Vegetation हमें क्या provide करती है? Wood, जिसको हम use करते हैं as timber और firewood. Carpentry के काम के लिए timber का use होता है. और वो हमें क्या provide करते हैं? इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. जो फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल हैबिटेट हैं एनिमल्स का. दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. दे प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम लीचिंग. लीचिंग मीन्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं लीचिंग से. दे हेल्प टू स्टोर वाटर अंडरग्राउंड. दे प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज से हमें बहुत कुछ प्रोवाइड होता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो प्लांट्स को एयर चाहिए, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. दीज आर द टू मेन फैक्टर्स. द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है. सो ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दस वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ. इसलिए पूरी अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं. वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाइड नेचुरल वेजिटेशन इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. तो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. द क्लस्टर ऑफ ट्रीज विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट. क्लस्टर मीन्स ग्रुप. जब ट्रीज एक आस पास ग्रो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी क्लोज, सो दे आर नोन एज फॉरेस्ट. They grow in hot and humid climate. A true forest is one in which trees grow so close to one another that their canopies touch. Canopies means the uppermost part of the tree. उनकी जो canopies होती हैं वो ऊपर आसपास में टच होती हैं, इतना dense forest होता है वो. Forests are not found in regions that are too hot or too cold. जो regions बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वहाँ पे forest नहीं होते हैं. फॉरेस्ट को कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस ट्रीज आते हैं आपके. द एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन. एवरग्रीन ट्रीज हमारे मेनली इक्वेटोरियल रीजन्स में फाउंड होते हैं, जबकि डेसिडियस ट्रीज जो होते हैं वो मॉनसून रीजन में फाउंड होते हैं.
इट इज़ बिकॉज द इक्वेटोरियल रीजन इज़ हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटोरियल एरिया होता है वो पूरे साल हॉट और वेट रहता है, जबकि मानसून में डिफरेंट ड्राई सीजन्स होते हैं। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ ट्री स्पीशीज़। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ अवेलेबल होती हैं। दैट्स वाई देयर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। द मेन ट्री स्पीशीज़ फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर ebony, mahogany, rosewood, rubber and ironwood। ये मेन कैटेगरीज हैं। नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज़ इज़ लेस इन द मानसून फॉरेस्ट बट देर इज़ अ डेंस अंडरग्रोथ। वहाँ पे ट्रीज़ की स्पीशीज़ काफ़ी कम होती हैं। उनकी जो ट्रीज़ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो ड्राई सीजन में ही शेड होती हैं। द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर teak, sal, शीशम, sandalwood and bamboo. Now next is forest of the temperate region. टेम्परेट रीजन में मेनली विंटर्स आर माइल्ड एंड रेनफॉल इज़ मॉडरेट। वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं दे हैव ट्रीज, स्क्रब्स एंड बुशेस। देयर इज़ लेस अंडरग्रोथ, वहाँ पे कम होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर डेसिडियस विच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटमन। In some areas, the deciduous trees are replaced by coniferous trees. The main trees found in these forests are oak, ash, beech, poplar, elm and pine. काफ़ी सारे एरियाज़ में फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू मेक वे फॉर कल्टिवेशन। कल्टिवेशन के लिए बहुत जगह पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको साफ़ कर दिया जाता है। हार्डवुड एवरग्रीन ट्रीज विच आर वाइडली स्पेस्ड आर फाउंड इन द मेडिटेरियन रीजन्स। मेडिटेरियन रीजन्स में मेनली हार्डवुड ट्रीज फाउंड होते हैं। उसमें से कैटेगरीज जो मेन हैं वो हैं ओलिव, कॉर्क, ओक एंड स्टोन पाइन। नाउ फॉरेस्ट ऑफ द टाइगा रीजन, टाइगा फॉरेस्ट बेल्ट जो है वो 15 डिग्री नॉर्थ से 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इस बेल्ट में फाउंड होते हैं। कॉनिफेरियस ट्रीज जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन मीन्स जो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, टॉल होते हैं और उनकी स्ट्रेट ट्रंक्स होती हैं। उनकी जो लीव्स होती है वो निडल शेप में होती है। हाउएवर सम डेसिडियस ट्री लाइक लार्च आर ऑल्सो फाउंड हेयर। देयर इज़ नो अंडरग्रोथ। ओनली 1 or 2 ट्री स्पीशीज आर फाउंड इन प्योर स्ट्रैंड्स। जो इस रीजन के मेन ट्रीज हैं टाइगर रीजन के, दे आर डोगलफ्री, सिटका, स्प्रूस, लार्च एंड रेडवुड। So these are the categories of the forest. Now next is grasslands. Grassland, the location and extent of the grasslands depend on the total amount of rainfall and its seasonal distribution. Because different seasonal distribution का different amount of rainfall का सब जगह, इसलिए grassland भी अलग अलग होती है हर place की. It is vary from place to place. As the amount of rainfall decreases, the forest cover become less dense and grasses grow between the scattered trees. जितनी कम बारिश होगी उतने ही जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जाएगा, कम डेंस होगा और जो ग्रासेस हैं उन ट्रीज़ के बीच में ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। द ग्रासलैंड कवर अबाउट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को छोड़ के पूरे वर्ल्ड का हाफ ऑफ द एरिया जो है वो ग्रासलैंड से कवर है। ग्रासलैंड को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। Tropical grasslands are found between the equatorial forest and the tropical forest. इस एरिया में मॉडरेट रेनफॉल होती है मेनली समर सीजन्स के टाइम पे। These area also experience are different dry seasons. That's why tall grasses grow in such areas. इन areas में tall grasses grow होती है। These grasslands are known as savanna. They are found in almost every continent. हर continent में grassland found होती है। A major part of savanna is now used for farming also and livestock rearing. Some areas of these grasslands have become deserts due to poor land management. काफ़ी सारे एरिया हैं इस ग्रासलैंड के जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो मेनली 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में फाइंड होती है बोथ द हेमिस्फीयर में, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। दीज ट्रीलेस ग्रासलैंड्स आर सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे ट्री नहीं होते हैं, सिर्फ ग्रासलैंड्स होती हैं। ये मेनली कॉन्टिनेंट की काफ़ी इंटीरियर पार्ट में होती हैं। दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड in the transitional zone, in the middle zone between the humid coastal areas and between the mid latitude deserts. The height of the grasses
depends upon the amount and distribution of rainfall. The temperate grasslands are known as prairies. टेम्परेट ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पैम्पास, यूरेशिया में स्टेपीज, वेल्स साउथ अफ्रीका में, एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया में. Learn the name of these grasslands. These grasslands are suitable for cattle rearing and large scale cultivation of wheat and maize. ये ग्रासलैंड बहुत सूटेबल होती हैं कैटल रेयरिंग के लिए भी और कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड मेज. नेक्स्ट है आपका श्रब्स. श्रब्स जो होते हैं वो काफ़ी उन एरियाज़ में ग्रो होते हैं वेयर वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर एंड स्केंटी रेनफॉल. जहाँ पे हाई और लो टेम्परेचर होता है और बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है. दैट्स वाई दे आर फाउंड आइदर इन हॉट डेजर्ट और इन वेरी कोल्ड रीजन्स लाइक द टुंड्रा रीजन. डेजर्ट वेजिटेशन में hot and dry desert are found in the western part of the tropical and subtropical regions. ये एरियाज़ मेनली हाई टेम्परेचर होते हैं यहाँ पे और रेनफॉल काफ़ी कम होती है, इसलिए जो वेजिटेशन होता है इन एरियाज़ का वो मेनली कैसा होता है, थॉर्न्स, वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं, थिक स्पॉन्जी स्टेम्स, लॉन्ग रूट, कैक्टस, थॉर्नी बुशेज एंड कोर्स ग्रास आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट्स. नेक्स्ट है आपकी टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है मेनली आपकी हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फाउंड होती है, स्पेशली यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, and in the high altitudes of mountains. During the short summer seasons, when the snow cover melts, mosses, lichens and short grasses cover the ground. These are called meadows. जिस टाइम पे शॉर्ट समर सीजन्स होते हैं वहाँ पे उस टाइम पे मेनली जो स्नो कवर होता है वो मेल्ट हो जाता है और वहाँ पे जो मॉसेस होते हैं, लिचन्स और शॉर्ट ग्रासेस होती हैं वो उस पूरे ग्राउंड को कवर कर लेते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, meadows. Now we had discussed different types of natural vegetation, forest, grassland, shrubs. So we have different categories available in the whole world. So now it's time to conserve also to all these things. Conservation भी करना है, इनको save भी करना है, because mainly humans ने इसको destroy कर रखा है natural vegetation को by burning, clearing, felling trees for fuel or to make वे फॉर एग्रीकल्चर. जला देते हैं वो, जंगलों में आग लगा देते हैं, कभी उसको कट कर देते हैं ट्रीज़ को एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्री सेट करने के लिए या अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लैट्स बनाने के लिए. तो दैट्स वाई देयर इज सो मच डिस्ट्रक्शन इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. काफ़ी सारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुड जो है मेन सोर्स है फ्यूल का, वेयर एडिशनल लैंड इज़ बीइंग ब्रॉट अंडर फार्मिंग और वेयर शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ बीइंग प्रैक्टिस, द फॉरेस्ट आर बीइंग रैपिडली डिस्ट्रॉयड. वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉयड होते जा रहे हैं. ये प्रॉब्लम जो है दैट हैज़ बीन फर्दर एग्रीवेटेड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम भी साथ में बढ़ रही है. जब हम फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. सो अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस, अदर फैक्टर्स, अगर हम बात ह्यूमंस को छोड़ दें कि वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए वो हैं फायर, इंसेक्ट्स, डिसीज़, स्टॉर्म्स. ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इनकी वजह से भी जो वेजिटेशन है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. द क्लियरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट हैव लेड टू barren hill slopes, increased surface runoff, soil erosion, less underground seepage of water, decrease in rainfall, destruction of habitat of wild animals. ये factors भी responsible हैं. Recently, the importance of natural vegetation has been realized and various measures have been adopted in different countries to stop its exploitation and destruction. अभी रिसेंटली लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, उन्होंने रियलाइज़ किया एंड इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए कैसे हम इसको डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टॉप कर सकते हैं, इस डिस्ट्रक्शन को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं. तो कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो लाइक फॉरेस्ट रिजर्व को प्रोटेक्ट करना, इंक्रीज़ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, प्लांटिंग नंबर ऑफ ट्रीज टू मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर नीड, encouraging social forestry. So these steps are taken by the peoples to protect the forest. Next is distribution of wildlife. Wildlife के बारे में पढ़ेंगे. Wildlife, you know, discuss about the animals. तो wildlife is existence of wildlife is essential to maintain a balance in our environment. उनका भी होना बहुत ज़रूरी है to maintain the balance in our environment.
ये सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का. नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड. किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि वर्ल्ड में कितने सारे एनिमल्स एंड कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी. ओवर 1 million स्पीशीज़ आर ऑलरेडी नोन एंड कैटलॉग्ड. 1 million से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के बारे में हम जानते हैं, उनका पूरा नेम हमें सबको पता है, बट उससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स की हैं. मैनी न्यू एनिमल्स स्पेशली स्मॉल वंस आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर. हर साल कुछ ना कुछ नए एनिमल्स के बारे में पता चलता है. हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स जो हैं उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. इनका नेचुरल होम होता है एनिमल्स का. जंगल में रहते हैं वो, ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट्स में, ये उनका नेचुरल हैबिटेट है. Habitat provides shelter, space for normal growth and movement, food and water, place for breeding and raising young ones. Within the habitat, plants and animals develop their own way of life. वहाँ पे वो अपने तरीके से लाइफ को जीते हैं. The greatest variety of wildlife is found in the equatorial forest. जो सबसे मेन वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी है वो कहाँ फाउंड होती है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में. सो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स, हिपोज, राइनोस, पाइथन्स, क्रोकोडाइल, गोरिल्लाज, एप्स, चिंपैंजीज इस एरियाज़ में फाउंड होते हैं. और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो हैं डियर, जिराफ, जेब्रा, स्टैग्स, एलिफेंट्स आर फाउंड इन द सावन्ना ग्रासलैंड. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में लॉयंस, टाइगर्स, लैपर्ड्स लार्ज नंबर में फाउंड होते हैं. कैमल और ऑस्ट्रिचेस भी डेजर्ट्स में फाउंड होती हैं. तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है. साउथ अमेरिका में भी डिफरेंट कैटेगरी है वाइल्ड लाइफ की. रिहा एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है लाइक ऑस्ट्रिच. वाइल कॉन्डोर इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड. एंटीएटर्स, आर्माडोलॉस आर एंशियंट मैमल्स हैं साउथ अमेरिका के. बहुत पुराने मैमल्स हैं साउथ अमेरिका के. लैमास जो हैं वो एंडेस माउंटेन्स में फाइंड होते हैं, जबकि जो एनाकोंडाज हैं दे आर फाउंड इन द मार्शलैंड. एंड अदर एनिमल्स इंक्लूड monkeys, pumas, jaguars, alligators and giant turtles. Next is Australia. Australia is also having different type of animals. They are having the unique animals. Half of them are marsupials like kangaroos, koalas are found only in this continent, in the continent of Australia. The duck-billed platypuses, amos, lyrebirds, kingfishers or kookaburras are other significant animals and birds of the Australia. Now next is Europe. Europe has limited wildlife as most of the forests have been cleared. They have not having so much wildlife because most of the forests have cleared. The main species found in this continent are polar bears, wolves, wild boars, wild sheep and native antelopes. Fur-bearing animals like minks, those who are having the fur, sables and ermines are now also raised on fur farms. The well-known birds include partridges, larks, cuckoos, skylarks and nightingales are also found in Europe. Next is North America. Northern part of North America, they are having very cold climate. That's why animal have thick fur to keep them warm. उनकी एनिमल्स की जो फर होती है वो काफ़ी मोटी होती है जिससे वो अपने आप को वार्म रख सकें, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट. द मेन एनिमल स्पीशीज फाउंड हेयर आर द reindeer, Arctic foxes, musk, oxen, sables, polar bears and blue foxes. In other parts of the continent, one can find mosses, elks, bisons, badgers, beavers and hedgehogs. So these are the animals found in the North America. Now in Asia, Asia's also have a different type of wildlife. Monkeys, sloths, leopards, tigers, elephants and lions are found in this type of areas. Herons, cranes, bears and foxes are also found in the temperate area. Fur-bearing animals, lynxes, minks, sables, polar bears, musk oxen and Arctic foxes are found in the taiga and tundra region. Next is Antarctica. In Antarctica, there is plenty of life where land and water meet. The water body which surrounds the continent has creatures which range from small krills to whales. They have different types of creatures which start from small krills to whales. Penguins are native to this continent and they have become the symbol of Antarctica. From Antarctica, we know about penguins also. Snow petrel, which resembles a small white dove, is also found here.
Several type of seals, albatrosses inhabit the coastal areas, especially during the summer season. In the time of summer season, different type of seals and albatrosses are also living in this coastal areas. In the time of winter, the Arctic fox they start growing thick white fur, and this thick white fur help them to protect itself from the snow-covered surroundings. Now we have discussed about different type of wildlife. So it's our duty to conserve wildlife also, to save the wildlife. So early humans lived in forests and was dependent upon wildlife to a great extent for their day to day needs. पहले humans mainly forest में रहा करते थे and they are mainly depend upon the wildlife for fulfilling their day to day needs. They domesticated animals like dogs, sheep, goats, horses, cows and camels. Today, human activity poses the greatest threat to wildlife and its natural habitat. Today, human activities are mainly create a biggest threat to the wildlife and their natural habitat also. Why natural habitat? Because they are clearing forests for fulfilling their needs. So great damage has been done to wildlife by cutting down forests, constructing roads, railways, industrial complexes and cities. The damage done to their natural habitat has led to the extinction of many species of plants and animals. Because of this damage, today that many species of plants and animals are extinct. Wildlife is also threatened by hunters, collectors and poachers. Because of these persons also, wildlife is also in danger. Illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns and feathers further increase the problem. They are killing the animals to increase their business. They are using their hides, skins, nails to do different types of business. This also increase the problem. Because of this, they kill the animals. CITES is an international body which stands for the conservation of international trade in endangered species of wild fauna and flora. It is the name of the organization. They say that the conservation of wildlife and forest have to go together, as the existence of animals depend largely on forest. That's why forest is also very important for the animals, because forests are the natural habitat for the animals. They prohibit the trade of products made from endangered wildlife. This organization banned the products which made from the endangered wildlife. Most of the wildlife can be protected by increasing awareness among the people. School children should be encouraged to participate in various conservation programs. In the last 100 years, human beings have become conscious of the plight of wildlife. Many countries have developed wildlife sanctuaries, national parks, and biosphere reserve to protect the natural vegetation and wildlife. So these types of wildlife sanctuaries, national parks are made to conserve this natural vegetation and wildlife. So it is our duty to protect this wildlife also and vegetation also, because both are important. Now here this chapter is finished. Read the chapter carefully and try to solve the exercises. Now we will meet in the next video lecture. Thank you.